पिछले लगभग 2 महीने से मैं इस फोन को अपने प्राइमरी स्मार्टफोन की तरह यूज कर रहा हूं और आप लोगों के आज भी काफी सारे कमेंट आते हैं कि अगर लॉकडाउन के बाद में पोको X2 को बाय करना सही रहेगा। क्या पोको X2 आज भी वैल्यू ऑफ मनी स्मार्टफोन है? कहीं इस फोन में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है? और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि इतने लंबे टाइम तक यूज करने के बाद में मुझे इस फोन में क्या अच्छी बातें लगी, क्या बुरी बातें लगी, सारी चीजें सच्ची सच्ची आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। राम राम, मैं नाम आशीष एंड वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पोको X2 के नेटवर्क क्वालिटी की। और यार इतने लंबे टाइम तक मैंने इस फोन को यूज करा और मुझे इस फोन में किसी भी तरह का नेटवर्क इशू देखने को नहीं मिला, चाहे मैं इंटरनेट की बात करूं, चाहे मैं कॉल क्वालिटी की यहां पे बात करूं। और इसका जो इन ईयर वाला स्पीकर है ना, वो भी काफी अच्छा है। सामने वाला क्या बोल रहा है वो भी काफी अच्छे से आप लोग को यहाँ पे सुनाई देगा। और अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी की और डिजाइन की बात करूं, तो सबसे पहले तो देखो यार, हाथ में इसकी जो ग्रिप है ना वो काफी अच्छी यहाँ पे बन जाती है। 3D कर्व डिजाइन के साथ में ये स्मार्टफोन आता है, लेकिन हाँ फोन यहाँ पे काफी बड़ा है। बड़ा फॉर्म फैक्टर वाले स्मार्टफोन आपको अगर यहाँ पे पसंद है तो ये फोन आपको पसंद आएगा। 6.67 इंच की तो यहाँ पे डिस्प्ले ही देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपको छोटे स्मार्टफोन पसंद है तो शायद से ये फोन आपको पसंद नहीं आएगा। और अगर आपके हाथ छोटे हैं तो भी आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा इस फोन को यूज करने में। बड़े अगर आपके हाथ है तो भी थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को बड़ी डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन चाहिए तो लंबा स्मार्टफोन आप लोगों को यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। और एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे पोको X2 इसके लिए भी है। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ यार, तो बिना बैक कवर के ये जो स्मार्टफोन है 2-3 बार मेरा हाथ से बेड से नीचे गिर चुका है, लेकिन उसके बाद भी फोन में किसी भी तरह का क्रैक या फिर स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिला। साथ ही जो कैमरा बम्प है यार, वो भी सरफेस से काफी बाहर निकला हुआ है और अभी तक इसमें भी एक भी स्क्रैच देखने को नहीं मिले। और डिस्प्ले की बात करता हूं तो यहाँ पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, पीछे भी मिलता है, आगे भी मिलता है, लेकिन डिस्प्ले में एक अच्छा खासा स्क्रैच मुझे देखने को मिल चुका है। और ये जो स्क्रैच मुझे मिला मेरे ही गलती से मिला। एक्चुअली मैंने करा क्या था कि इस फोन को और जो मेरी की थी दोनों को जींस की एक ही पॉकेट में रख लिया था। और यार इसमें जो है एक अच्छा खासा स्क्रैच मुझे देखने को मिल चुका है। बट हाँ, इसके अलावा कोई भी ऐसे कुछ स्क्रैच वगैरह मुझे देखने को नहीं मिले। और ये जो स्क्रैच मिला है ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पोको की गलती है। कोई भी गोरिल्ला ग्लास वाला स्मार्टफोन आप लोग उठा लो, उसमें स्क्रैच तो आपके पड़ ही जाते हैं अगर आप फोन को सही से यूज नहीं करते हो। और अगर मैं बात करता हूं इसके डिजाइन में कुछ बेकार चीजों की, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मैंने फोन को आपको साफ करके दिखाया था और यहाँ पे कितनी जल्दी फिंगरप्रिंट इस फोन में पड़ चुके हैं। चाहे वो बैक साइड हो फोन का, चाहे वो डिस्प्ले हो फोन की, तो इस फोन में फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी पड़ जाते हैं यार। दूसरी चीज यहाँ पे ये है, इसका जो बॉटम वाला स्पीकर है ना, ये मतलब साउंड इसके ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हाथ इसके ऊपर रख दोगे तो उसके साउंड पूरी तरह से यहाँ पे बंद ही हो जाती है। तो इसकी प्लेसमेंट सही जगह पे नहीं है, ये भी इसका डिजाइन सही नहीं है। ये आई डोंट नो पोको ने यहाँ पे क्या करा है। अब मैं इसके डिस्प्ले की बात कर लेता हूं तो यार ये जो डिस्प्ले है ना, इतना मैं कह सकता हूं कि अंडर 20K में बेस्ट IPS डिस्प्ले इस फोन में देखने को मिलती है। यहाँ पे हमको बड़ी डिस्प्ले तो देखने को मिलती है, साथ ही जो व्यूइंग एंगल है वो भी काफी बढ़िया है यार। और जो कलर हमको देखने को मिलते हैं वो भी काफी अच्छे मिलते हैं। और HDR10 का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और 120 हर्ट्ज का टच रेट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, टच सैंपलिंग रेट। धूप में भी डिस्प्ले काफी अच्छे से विजिबल हो पाएगी। 500 नीट्स की ब्राइटनेस मिलती है, यानी कि जो डिस्प्ले है यार वो सच में काफी ज्यादा ब्राइट है। और एक और बात है यार, जो बेजल है ना इस फोन के वो भी यहाँ पे काफी कम है। और जो डिस्प्ले की चिकनाहट है, यानी कि जो ओलियोफोबिक कोटिंग है, वो भी काफी अच्छे से यहाँ पे काम करती है। तो डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन मैं आपसे कहूंगा कि परफेक्ट स्मार्टफोन है। मेरे लिए तो ये डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। बाकी आप लोग यूज कर रहे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर से बताना। और इस फोन के बारे में यार काफी सारी वीडियो मैंने बना चुकी है, तो पूरी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर OT अपडेट की बात करता हूँ, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस की बात करता हूँ, क्या कंपनी की तरफ से आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट दिए जा रहे हैं। तो देखो यार, इस फोन को लॉन्च हुए अभी लगभग 2.5 महीने से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हो चुके हैं। और इतने टाइम पे यार इस फोन में लगभग 3 OT अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। हालांकि एक कैंसिल भी यहाँ पे हो चुका था, लेकिन हाँ रिकॉर्ड जो इसका है OT अपडेट के मामले में, सिक्योरिटी पैच के मामले में अभी तक तो यहाँ पे काफी बढ़िया है। और आई होप कि आने वाले टाइम पे भी काफी बढ़िया होगा। और एक बहुत तगड़ा यहाँ पे OT अपडेट हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन जो OT अपडेट अभी तक हमको
हमको इस फोन में देखने को मिले उसमें से जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये है कि 120 हर्ट्ज को यहाँ पे और भी अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। पहले यहाँ पे क्या होता था कि मैं 120 हर्ट्ज में अगर स्मार्टफोन को यूज करता था तो यहाँ पे कई बार मैं जैसे व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं तो बैक का अगर मैं कई बार बटन दबाता हूं तो 3-4 बार मुझे प्रेस करना पड़ता था और उसके बाद वो बैक का बटन काम करता था। लेकिन अब भी चीज को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है और इसलिए मैंने कहा कि 120 हर्ट्ज पहले से और अच्छा हमको यहाँ पे अब काम करता हुआ दिखता है। क्या बेकार चीजें लगी ओटी अपडेट के बाद में वो भी मैं वीडियो में आगे आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं इस फोन के कैमरे के बारे में। 4 कैमरा हमको पीछे मिलते हैं, 2 कैमरा आगे मिलते हैं, टोटल 6 कैमरे इस फोन में डाल दिए गए हैं। और रियर में जो प्राइमरी सेंसर हमको देखने को मिलता है वो मिलता है सोनी का IMX686 जो कि 64 मेगापिक्सल का है। लेकिन नंबर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक यहाँ पे फोटो अच्छी क्लिक होके नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा इसकी इमेज क्वालिटी की, चाहे आप 12 मेगापिक्सल पे क्लिक करो चाहे 64 मेगापिक्सल पे क्लिक करो, जो डिटेलिंग है वो तो काफी अच्छी देखने को मिलती है। साथ जो डायनेमिक रेंज है दोनों मोड में वो काफी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे है कि कई बार आपको जो कलर है ना वो थोड़े ओवर सैचुरेटेड यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे कि आप कभी किसी ब्राइटर कलर के सामने जाते हो, जैसे कि ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया। अब ये चीज काफी लोग को पसंद तो आएगी, लेकिन इससे कई बार होता क्या है कि आपको जो फेस है ना उसके जो कलर टोन है इसको भी वो कुछ अजीब से यहाँ पे कर देता है। तो ये एक प्रॉब्लम है अभी इस फोन के कैमरे में। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेन कैमरे और अल्ट्रावाइड कैमरे से जो फोटो यहाँ पे क्लिक हुई है, इनमें अल्ट्रावाइड कैमरे में जो कलर है वो नेचुरल तो यहाँ पे शो होते हैं, लेकिन मेन कैमरे के कंपैरिजन में जो डायनेमिक रेंज है वो अल्ट्रावाइड कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाती है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल पोको X2 के साथ में है, इस प्राइस सेगमेंट में जो भी 8 मेगापिक्सल वाले अल्ट्रावाइड कैमरा सेंसर हमको देखने को मिल रहे हैं सभी स्मार्टफोन में कुछ ऐसा ही सीन हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर मैं नेट मोड की करता हूं तो नेट मोड भी इस फोन का काफी बढ़िया है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0% आपको नॉइस देखने को मिलेगी, बट हाँ काफी हद तक जो नॉइस है वो उसको यहाँ पे कैंसिल कर देता है और थोड़ी सी ब्राइट फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका जो सेल्फी कैमरा है उसमें अभी भी हमको EIS देखने को नहीं मिलता है। और सेल्फी का जो 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है ना ये एकदम यूजलेस है, यानी कि जबरदस्ती नाम के लिए यहाँ पे ठोक दिया गया है, फेक कैमरा इसको तो मैं अभी तक यहाँ पे कहूंगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऊपर आए बटन में अगेन आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। ये काम का ही यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल काम ही नहीं करता है यहाँ पे। और अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करता हूँ तो हमारी जो स्किन है उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। डिफॉल्ट में जो ब्यूटी मोड है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैसे जो वीडियो है ना उसमें भी आपको ब्यूटी मोड देखने को मिल जाता है, तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। और काफी अलग अलग फीचर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्लॉग मोड हो गया, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग हो गई, रियर कैमरे में 4K 30 fps पे भी EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और एक बेकार चीज मुझे इस फोन के साथ में ये लगी, जैसे कि आप लोगों ने फोटो क्लिक करनी है, आपने जेब से फोन बाहर निकाला, कैमरा ओपन करा, फोटो क्लिक करी, तो आपकी जो फोटो है उसमें सारी चीजें प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट होकर आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी ह्यूमन की फोटो खींच रहे हो या फिर मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप करा और उसके बाद में फोटो क्लिक करी, तो आप लोग इस फोटो में देख सकते हो यार कि पहले के मुकाबले में और टैप करने के बाद में जो डायनेमिक रेंज है ना उसको ये काफी ज्यादा बेकार कर देता है। वैसे इन चीजों को OT अपडेट की मदद से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो पोको ने इन चीजों को यहाँ पे ठीक नहीं करा है। अब एक चीज यहाँ पे ठीक हुई है OT अपडेट की मदद से या फिर इंप्रूव हुई है, वो ये है कि अब जब भी आप 64 मेगापिक्सल पे फोटो क्लिक करोगे तो प्रोसेसिंग होने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है, तुरंत यहाँ पे फोटो क्लिक हो जाती है। और आपका हाथ अगर यहाँ पे 64 मेगापिक्सल फोटो क्लिक करने में थोड़ा सा हिल भी जाता है ना तो भी आपके फोटो में जो ब्लर है वो नहीं दिखेगा और काफी शार्प फोटो देखने को मिलेगी। लेकिन एक गुड न्यूज यहाँ पे ये है जो कि पोको ने यहाँ पे ऑफिशियली कहा है कि पोको X2 में वीडियो बॉक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि वीडियो में भी आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक काफी अच्छी बात है। और जहां तक मुझे लगता है कि वो जो OT अपडेट हमको जिस टाइम पे देखने को मिलेगा ना उसके साथ में कैमरे की और भी सारी चीजों को पोको यहाँ पे इंप्रूव कर सकता है। तो इस चीज के लिए तो मैं तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और देखते हैं कि कितनी जल्दी पोको की तरफ से ये अपडेट हमको देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करता हूँ या फिर पोर्ट्रेट मोड की बात करता हूँ तो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाए ये चीज भी, तो ये भी एक काफी अच्छी बात होगी। और मैं बैटरी की अगर बात कर लेता हूँ इस फोन की, तो यार यहाँ पे ना कुछ अलग अलग यहाँ पे चीजें निकल के सामने आ रही है। यानी कुछ फोन के साथ में तो यार बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल रहा है, कुछ लोगों को काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है, कुछ को यहाँ पे काफी घटिया बैटरी बैकअप मिल रहा है अपडेट होने के बाद भी। ये चीज यार पोको ने आई डोंट नो क्या करा है। अगर मैं अपने बैटरी लाइफ की बात करता हूँ 120 हर्ट्ज की तो लगभग 8 घंटे के आसपास यहाँ पे बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है। और पहले जब मैं यहाँ पे PUBG प्ले करता था लगभग आधे घंटे तक तो 10% तक बैटरी रन होती थी। और जो लास्ट OT अपडेट आया है 11.7 का, उसके बाद आधे घंटे में ही 12% बैटरी रन
हो रही है, तो थोड़ा सा बैटरी लाइफ मुझे यहाँ पे कम देखने को मिली है। और 60 हर्ज और 120 हर्ज इन दोनों में कितनी जल्दी आपकी बैटरी रन होगी या फिर कितना बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। आई बटन में आपको अगेन लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जाके आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर मैं बात करता हूँ चार्जिंग की, तो लगभग 1 घंटा 16 मिनट के आसपास अभी ये मेरा स्मार्टफोन फुल चार्ज यहाँ पे हो रहा है। अब अगर मैं जरा इसके परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, तो इसके बारे में यार इस चैनल पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी पबजी गेम प्ले की, जहां पे मैंने अलग अलग सेटिंग में आपको प्ले करके दिखाया था MIUI 11.0.7 के बाद में कि कैसा रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, गेम प्ले कैसा है, बैटरी ड्रेन यहाँ पे कैसे हो रही है। और वहां पे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तू डिस्प्ले की ब्राइटनेस को 100% कर रहा है और उसकी वजह से तेरा ये फोन इतना ज्यादा हीट हो रहा है। 100% पे कौन खेलता है यार? तो मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, काफी ज्यादा लोग खेलते हैं 100% फुल ब्राइटनेस करके। और ऐसा मुझे कमेंट आया था कि भाई इस सेटिंग में भी यार पबजी गेम प्ले करके दिखाओ, लेकिन शायद से आप लोगों ने वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट नहीं देखा, जहां पे मैंने काफी देर तक HD+ हाई में गेम प्ले करा है और जो ब्राइटनेस है उसको भी मैंने 50% वहां पे करके रखा है। और MIUI 11.0.7 के अपडेट के बाद में जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री तक पहुंच चुका था केवल आधे घंटे गेम प्ले करने के बाद भी। और मैंने यार मतलब उससे अपडेट से पहले भी गेम प्ले करा था, तो 38, 39 या फिर 40 तक मैक्सिमम केवल आधे घंटे में गेम प्ले करने में यहाँ पर टेम्परेचर जाता था, बल्कि 1-1.5 घंटे में भी 40% के आसपास से टेम्परेचर जाता था। अब इसका एक रीजन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पे टेम्परेचर है यानी कि जो गर्मी है वो जहाँ पे मैं रहता हूँ शुरू हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा फर्क यहाँ पे पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ता है कि 40 से सीधे 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए केवल आधे घंटे में। और ये बात तो है यार कि जो OT अपडेट है ना, उसके बाद भी हमको यहाँ पे गेम प्ले करते टाइम पे जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ज्यादा अब यहाँ पे पहले से देखने को मिल रही है। अब इस चीज को भी वैसे देखते हैं कि पोको आने वाले टाइम पे यहाँ पे ठीक कर पाता है या फिर नहीं, लेकिन काफी लोगों ने पूछा था कि स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे यहाँ पे कैसी हीटिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे भाइयों स्मूथ प्लस अल्ट्रा में यहाँ पे हीटिंग मुझे देखने को नहीं मिली। मैंने 1-1.5 घंटा यहाँ पे गेम प्ले करके देखा तो सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा था। और अगर मैं गेम प्ले करते टाइम पे यानी कि कंटिन्यू अगर मैं पबजी प्ले करता हूँ HD+ हाई पे और 50% ब्राइटनेस पे, तो लगभग 5 से 5.5 घंटे का बैटरी लाइफ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गई थी। लेकिन इन चीजों का मतलब ये नहीं है कि पोको X2 में हमको बेकार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इवन जो पबजी है यार वो भी काफी अच्छे से यहाँ पे अभी भी प्ले हो पाता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को G+2 लगा के HDR में भी प्ले करके दिखाया था, तो वहां पे भी 2-4 जगह में तो फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, जो गेम प्ले था वो काफी बढ़िया से यहाँ पे प्ले हो रहा था। और जो ऐप ओपनिंग की टाइम है वो भी इसकी काफी फास्ट है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार कि थोड़ी सी और फास्ट मिल जाती, बट हाँ यार इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बाकी स्मार्टफोन को ये स्मार्टफोन यहाँ पर टक्कर दे सकता है फुल तरीके से परफॉर्मेंस के मामले में। बस जो यहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम है पोको इसको फिर से यहाँ पे ठीक कर दे तो और मजा आ जाएगा। तो बस यही है मेरे भाइयों यार पोको X2 के बारे में हर एक चीज आई थिंक मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। कुछ चीजें यहाँ पे छूट गई है यार, तो वो लोग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस फोन के लिए अब आपको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पे GST 12% से बढ़ के 18% हो चुकी है। और अगर आप लॉकडाउन के चक्कर में इस फोन को बाय नहीं कर पाए हो तो ये थोड़ी सी बुरी खबर है आप लोगों के लिए कि आपको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर मैं पोको X2 की बात करता हूं तो हाँ ये फोन वैल्यू ऑफ मनी स्मार्टफोन है। इस फोन में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिली, अगर होती तो इतने लंबे टाइम तक मुझे देखने को मिल जाती। और जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको इस वीडियो में बताई इस फोन के रिगार्डिंग वो यहाँ पे ठीक हो सकती है OT अपडेट की मदद से। और इस फोन को एक तगड़े वाले OT अपडेट की जरूरत है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी पोको इन सारी चीजों के ऊपर काम करता है। बैटरी ड्रेन इशू कब तक ठीक होता है, जिन लोगों को बैटरी ड्रेन इशू मिल रहा है, हीटिंग प्रॉब्लम अगले OT अपडेट में ठीक होती है या फिर नहीं, कैमरा को कितना और यहाँ पे इंप्रूव किया जाता है, ये सब तो हमको कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ आपसे मैं कह सकता हूं कि अगर आप इस फोन की तरफ जाना चाहते हो तो आप बेशक से यहाँ पे जा सकते हो। तो बस मेरे भाइयों यही था इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर काम की लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और पहली बार चैनल पे आए हो और यहाँ तक पहुंच चुके हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।